गुड मॉर्निंग सभी को। और नाउ कौन टॉपिक योर नेक्स्ट चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स। Thermodynamics, this is your second last chapter of first book, and before starting the chapter you should know some more basic things, like we see the chemical reactions are takes place with the exchange of energy. Exchange of energy means either they takes energy from the outer source or they released some energy. Means most of the chemical reactions are takes place with the energy change. This energy change is maybe endothermic in nature or exothermic in nature. This is already studied by you in the 10th standard. And here the energy change which one is occurs during a chemical reaction or any process is due to the formation of a new bond and cleavage of a older bond. इसका मतलब समझ में आया बेटा? क्या होता है कि जो एनर्जी चेंजेज होते हैं बेटा, वो क्यों होता है? क्योंकि जो रिएक्टेंट होते हैं उनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं और फिर न्यू बॉन्ड बनते हैं जिनसे कि प्रोडक्ट बनता है। एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे H2 है तो HH एंड I2 ये दोनों मिलता है। पहले आपको सिंपल रिएक्शन दिखाएं तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे आप लिखते हो बड़े इजीली H2 प्लस I2 देन 2HI, ओके। और ये रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। एक्चुअल रिएक्शन क्या होती है इसको समझ लो बेटा। फर्स्ट जो H2 है बेटा, ये कोवैलेंट बॉन्डेड है। H2 आपका क्या है? मॉलिक्यूल है, प्लस I2 दिस इज आल्सो द मॉलिक्यूल। लेकिन अब ये प्रोडक्ट कैसे बनता है देखो ध्यान दो। फर्स्ट क्या होगा कि द बॉन्ड ऑफ दीज विल ब्रेक्स, यानी इसमें समझ लो बेटा, पहले इसका क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होगा। क्लीवेज मीन्स होता है ब्रेक होना। ये केवल जानकारी के लिए आपके, पहले इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्या बन जाएगा? H H I I। ये इस समय अब क्या है? एटम। मॉलिक्यूल से किसमें चेंज हो गया बेटा? एटम में। अब जब ये एटम बन गया तो देखो पहले H H में I I में बॉन्ड था, अब जो न्यू बॉन्ड बनेगा वो क्या बन जाएगा? H I H I। देखो अब यहां पर सभी जुड़े हुए हैं, ओके। अब क्या होगा कि जो स्टेबल बॉन्ड होगा, स्टेबल बॉन्ड कौन है? HI वाला, तो ये ब्रेक हो जाएगा यहां से। ये क्या बन गया? HI और HI, यानी यहां पर क्या बन गया? 2HI। इसमें देखो बेटा, पहले जो बॉन्ड था, जब प्रोडक्ट बनता है तो पहले जो बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ और ये मॉलिक्यूल आपका एटम में चेंज हो गया। अब एटम आपस में कंबाइंड होते हैं और स्टेबल बॉन्ड देते हैं। जो नया बॉन्ड किसके बीच बना? H और I के बीच। तो जो ये रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट में न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, इसी के कारण से जो प्रोसेस होती है बेटा वो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक होती है। ठीक, आप इसको और जान लो। अगर मान लो कि पहले बॉन्ड स्ट्रांग रहा हो और बाद में वीक हो जाए, तो जितना एनर्जी डिफरेंस हो, एनर्जी क्या होगी? निकलेगी। और पहले अगर वीक बॉन्ड था, बाद में स्ट्रांग हो गया, उतनी एनर्जी वो क्या करेगा? कंज्यूम करता है, उतनी एनर्जी वो गेन करेगा। और इसी कारण से रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक हो जाती है। ठीक ना? जैसे पढ़ो ना बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में याद होगा
हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम जब कंबाइंड होता है H2 मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी को बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हो। याद है किसी को? हेलो, याद है ना? यस सर। तो वही चीज है बेटा, पहले बॉन्ड बनने में जो एनर्जी निकली और उस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो उतनी ही एनर्जी लगती है, उसको बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कहते हैं। याद होगा, ठीक ना? उसी चैप्टर में पढ़े हो। तो पहले इसका बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर न्यू बॉन्ड बनता है। तो पहले अगर ज्यादा एनर्जी है रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट के बॉन्ड की एनर्जी कम है, तो इसका मतलब क्या होगा? जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। और रिएक्टेंट की एनर्जी लेस है, प्रोडक्ट के बॉन्ड की एनर्जी स्ट्रांग है, ज्यादा है, तो निश्चित रूप से उतनी एनर्जी वो क्या करेगा? कंज्यूम करेगा और प्रोसेस आपकी एंडोथर्मिक हो जाएगी। ओके, फिलहाल जो है इस तरह से क्या होता है, कुल मिला के हमको ये जानना है कि जो रिएक्शन होती है बेटा, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर टेक्स प्लेस विद द चेंज ऑफ एनर्जी, यानी आइदर दे रिलीज एनर्जी और दे कंज्यूम्स एनर्जी। और जो ये एनर्जी चेंज होता है बेटा, दिस एनर्जी चेंज इज ऑब्जर्व्स इन द फॉर्म ऑफ, ये एनर्जी चेंज हमें किस रूप में मिलता है? बोलो, ये एनर्जी चेंज आपको किस रूप में मिलता है? हीट के रूप में। जो एनर्जी निकलती है या एनर्जी कंज्यूम होती है किस रूप में होती है? हीट के रूप में। ये तो जानते हो ना? और बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है बेटा, देयर आर सो मेनी केमिकल रिएक्शन, देयर reactant or products are not important, only the energy changes are important. There are so many reactions in which their products are not significant, their energy changes are significant. How? तो बर्निंग ऑफ फ्यूल, जैसे बेटा कोक, कोयले को आप बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इसमें से एनर्जी निकलती है। तो आप जब कोयले को बर्न करते हो तो वो एनर्जी इंपॉर्टेंट होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती नहीं। बायोगैस में मेथेन को जब आप बर्न करते हो बेटा तो मेथेन क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, गुड मॉर्निंग, एंड वाटर, एंड इट रिलीज एनर्जी। तो यहां पर क्या होगा? मेथेन को जब बर्न करते हो बायोगैस में तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एनर्जी। या आप ऐसे कह लो पेट्रोल है, डीजल है, मोटरसाइकिल में वो क्या करता है? पेट्रोल और डीजल बर्न करता है, रिएक्शन होती है और उससे जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का ही यूज करके मोटरसाइकिल जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करती है, यानी मोशन होता है, उसमें मूवमेंट होता है। या जैसे आपकी बॉडी में पढ़े होगे ग्लूकोज का क्या होता है? डाइजेशन। गुड मॉर्निंग, बीच में गुड मॉर्निंग नहीं, मान लेंगे सब लोग गुड मॉर्निंग में हो, केवल पढ़ो। क्या होगा बेटा कि जैसे आप फूड खाते हो, खाना खाते हो, वो क्या होता है? डाइजेस्ट होता है, उसके बाद ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और उससे आपको एनर्जी मिलती है एटीपी के रूप में, और यही एनर्जी आप डिफरेंट वर्क के रूप में यूज करते हो, है कि नहीं? यानी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है बेटा जिसमें रिएक्शन के प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जबकि उनसे ऑब्टेन्ड एनर्जी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक ना? और माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ करो। अब क्या होगा बेटा कि इस एनर्जी का यूज डिफरेंट पर्पज के लिए, चाहे वो मशीन्स हो और चाहे लिविंग बीइंग हो, वो यूज करते हैं। और एनर्जी आप जानते हो डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, काइनेटिक एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो ये डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती हैं और इन एनर्जीज को ध्यान दो बेटा, इस एनर्जी को हम डिफरेंट टाइप में चेंज कर सकते हैं। जैसे केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हो विद द हेल्प ऑफ सेल और बैटरी। बैटरी के द्वारा क्या करते हो? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हो। कैसे? जैसे इन्वर्टर है बेटा, इन्वर्टर में बैटरी में क्या होता है? केमिकल भरा होता है, H2SO4 भरा होता है उसमें,
और वो उस केमिकल एनर्जी को क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हो। इसी तरह से जो फूड होता है, केमिकल एनर्जी आप यूज कर लेते हो और उस एनर्जी को किस में यूज करते हो, मैकेनिकल एनर्जी में। यानी आप डिफरेंट टाइप के जो वर्क करते हो वो मैकेनिकल एनर्जी के रूप में होता है, या पेट्रोल और डीजल होता है, उस केमिकल एनर्जी का यूज मैकेनिकल वर्क के रूप में आप मोटरसाइकिल या अदर डिवाइस के द्वारा करते हो, अदर मटेरियल के द्वारा। और एक चीज जान लो बेटा कि द डिवाइस विच वन इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग वर्क with the help of energy obtained by a chemical reaction or process is known as इंजन। इसको क्या बोलते हो, इंजन। इंजन किसको बोलते हो कि मोटरसाइकिल में जो काम करता है, इंजन में जो होता है, रेलवे इंजन ले लो चाहे आप डीजल इंजन ले लो, इन सभी में, मोटरसाइकिल है, कार है, जो इंजन होता है उसका वर्क क्या है कि जो केमिकल एनर्जी से हमें एनर्जी मिलती है, केमिकल मटेरियल से जो हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को वो मैकेनिकल वर्क में चेंज करता है। यानी इंजन किसको बोलोगे, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन टू द मैकेनिकल वर्क या डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क इज नोन एज इंजन। इतनी कहानी सुनाने का मेरा मतलब क्या था कि आप जान लो थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स इसी को बोलते हैं, किसको, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वो ब्रांच होता है बेटा जो डिफरेंट टाइप आपका एनर्जी चेंज होता है या एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होता है उसकी स्टडी करता है। ध्यान दो बेटा, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। जैसे हमने आपको बताया केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दो, केमिकल एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने मैकेनिकल वर्क में चेंज किया। इस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को एक दूसरे में जो चेंज करने की स्टडी हम जिस ब्रांच में साइंस के करते हैं उसी को थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो क्या होगा बेटा थर्मोडायनेमिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब बेटा थर्मोडायनेमिक्स में ये आपके समझाने के लिए था। अब सम बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसके पहले एक चीज और जान लो आप, थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बताएगा या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ करके हमको क्या क्या जानकारी मिलेगी। तो फर्स्ट क्या होगा कि व्हाई हाउ ए केमिकल रिएक्शन आकर्स, कोई केमिकल रिएक्शन किस कारण से होती है, या व्हाट आर द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ए केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस। वे कौन से फैक्टर हैं जो केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए या किसी प्रोसेस को प्रोसीड कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या एट व्हाट रेट और एट व्हाट स्पीड ए केमिकल रिएक्शन आकर्स। पहले कोई केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, दूसरा होती भी है तो उसके फैक्टर कौन से होते हैं जिनके कारण से होती है, और कितनी जो है वो स्पीड से या किस एक्सटेंट से वो केमिकल रिएक्शन होती है। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, इन सब का आंसर आपको मिलेगा, लेकिन पहले सम बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसमें सबसे पहला है जो है सिस्टम। ठीक, अब आपको मिल गया होगा, अभी तक आप परेशान थे कि ये सब कुछ मिल नहीं रहा है बुक से। सिस्टम क्या होता है बेटा, तो ए स्पेशल पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज ऑन अंडर ऑब्जर्वेशन और अंडर स्टडी इज नोन एज सिस्टम। यानी इस यूनिवर्स का वह पार्ट
जिसका आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जिसको आप स्टडी कर रहे हो, जिसके बारे में आप जो है स्टडी कर रहे हो, जिसके ले करके आप उसका जो है डिटेल जानने का प्रयास कर रहे हो, वही पार्ट जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो वो क्या होगा? सिस्टम। जैसे मान लो कि आपने क्या ले लिया, यहां पर आपने क्या लिया? एक कप ऑफ टी ले लिया, मान लो एक कप में चाय ले लिया आपने, और अब आप क्या कह रहे हो कि चाय गर्म क्यों है, चाय मीठी क्यों हो गई, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप मान लो उसकी स्टडी करना चाहते हो, देख रहे हो, या कितने समय में ये ठंडी हो जाएगी, जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इसका टेम्परेचर क्या है। तो अगर आप एक कप ऑफ टी लिए हो और इसकी स्टडी कर रहे हो या इसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हो डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में, तो दिस ए कप ऑफ टी इज सिस्टम। तो क्या होता है बेटा सिस्टम? ए स्पेसिफाइड पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स which is on under observation or under study is known as system। कोई दिक्कत बेटा? यूनिवर्स का वह पार्ट जिसका आप स्टडी करना चाहते हो, जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, जिसके बारे में आप नॉलेज लेना चाहते हो, वो आपका सिस्टम कहलाता है। ओके। दूसरा कहलाता है सराउंडिंग। दूसरा है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है बेटा? एक्सेप्ट सिस्टम रिमेनिंग यूनिवर्स, पूरा इस सिस्टम को छोड़ दो तो पूरा यूनिवर्स जो है, दैट वन इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। एक्सेप्ट सिस्टम रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग। इस सिस्टम को छोड़ करके जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, रिमेनिंग जो यूनिवर्स का पार्ट है वो सराउंडिंग कहलाता है। बट दिस इज नॉट करेक्ट। ओके। एक्चुअली सिस्टम को जो अफेक्ट करता हो बेटा, सिस्टम पर जो कोई इफेक्ट डालता हो, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। डेफिनेशन आप यही लिखोगे, जानकारी के लिए कहीं बताओगे तो आप यही बताओगे कि सिस्टम को छोड़ करके यूनिवर्स का रिमेनिंग पार्ट जो भी है वो सराउंडिंग कहलाता है। बट सराउंडिंग एक्चुअली क्या होता है बेटा? तो एक्सेप्ट सिस्टम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच अफेक्ट द सिस्टम। सिस्टम को छोड़ करके यूनिवर्स का वह पार्ट जो उस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता हो वो सराउंडिंग कहलाता है। क्योंकि पूरा यूनिवर्स उस सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता है कि नहीं? जैसे मान लो कि आप जो है देखते होंगे कि जैसे चाइना वाले हैं, जापान के लोग हैं, या जो कोरिया वगैरह के लोग हैं, ये लोग क्या होते हैं? छोटे होते हैं, इनकी बॉडी डिजाइन अलग अलग होती है। वेस्ट इंडीज के लोग आप देखते होंगे, या कीनिया के लोग हैं, इन सबको देखते होंगे एकदम काले होते हैं, इनका नेचर अलग होता है, इनके बाल छोटे छोटे घुंघराले टाइप के होते हैं, देखते हो ना। ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, वहां का एटमॉस्फेयर क्या है, सराउंडिंग अलग है, तो वो लोग लंबे होते हैं, गोरे होते हैं, उनका बॉडी डिजाइन अलग है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो बेटा एटमॉस्फेयर है, ऑस्ट्रेलिया को जो सराउंडिंग है, क्या वो वेस्ट इंडीज को अफेक्ट करता है? बोलो। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग वेस्ट इंडीज को अफेक्ट किया नहीं, चाइना को अफेक्ट किया नहीं, नेपाली को अफेक्ट किया नहीं। जैसे इंडिया और नेपाल में देखते होगे नेपाली लोग गार्ड वगैरह रहते हैं, इधर उधर देखते होगे इंडिया में दिखते हैं, उनका बॉडी डिजाइन क्या है? पहाड़ी लोग हैं, छोटे होते हैं, उनका बॉडी डिजाइन अलग होता है, जबकि हम लोगों का जो इधर एरिया के हैं उनका बॉडी डिजाइन अलग हो जाता है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि भले ही हम कहते हैं कि होल यूनिवर्स को हम सराउंडिंग कहते हैं, लेकिन एक्चुअली सराउंडिंग क्या होता है? यूनिवर्स का वह पार्ट जो उस सिस्टम को अफेक्ट करता है। जैसे अगर एक कप ऑफ टी आप अपने घर में लिए हो, तो केवल आपके आसपास का घर का जो टेम्परेचर है वो उसको क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। लेकिन लखनऊ में अगर बारिश हो रही है तो क्या वो अफेक्ट करेगी? उसको नहीं करेगी, है कि नहीं?
नो सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम भले ही बेटा क्या कहते हैं कि एक्सेप्ट सिस्टम रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एज सराउंडिंग, बट एक्चुअली सराउंडिंग इज द नेबरिंग एरिया ऑफ सिस्टम विच वन इज एबल टू अफेक्ट द सिस्टम। सिस्टम के पास का वो एरिया, सिस्टम के पास का वो एटमॉस्फेयर जो उसको अफेक्ट करता है, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। और इस तरह से फिर भी अगर हम डेफिनेशन को देखें बेटा, तो क्या हो जाएगा कि सिस्टम प्लस क्या कर लो, सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ दो तो किसके बराबर हो जाएगा, यूनिवर्स के। यूनिवर्स के। सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर के क्या हो जाएंगे, यूनिवर्स हो जाएगा। ठीक, और यूनिवर्स में तो क्या आ गया बेटा, मार्स भी आ गया, जुपिटर भी आ गया। मार्स और जुपिटर का एटमॉस्फेयर इसको थोड़ा इफेक्ट करने आ रहा है कि नहीं? लेकिन फिर भी जो है सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिल करके यूनिवर्स हो जाता है बेटा। एक चीज और जान लो, सिस्टम में थोड़ा और डिटेल जान लो बेटा, कि सिस्टम्स जो हैं इसमें डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं। जनरली सर सराउंडिंग के एक बार डिफाइन बता दीजिए। सराउंडिंग क्या होता है बेटा, एक्सेप्ट सिस्टम रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। जैसे मान लो कि आपने एक कप चाय ले लिया, एक गिलास दूध ले लिया है, या मान लो कि 1 kg शुगर ले लिया है, आपने मान लो कि सब्जी काटने के लिए रखा है, उसको ही आपने मान लिया ले लिया 1 किलो बैगन। उसको छोड़ करके रिमेनिंग जो यूनिवर्स है पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। एक्सेप्ट सिस्टम रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड एज सराउंडिंग। प्रदीप यादव म्यूट कर लो बेटा, माइक म्यूट कर लो, अगर कोई बात नहीं करनी है, कुछ पूछना नहीं है तो माइक म्यूट कर लो। ठीक, इस तरह से क्या होगा बेटा, प्रदीप यादव प्रदीप यादव माइक म्यूट करो, आवाज आ रही है बेटा आपके यहां से। तो देखो बेटा इस तरह से सराउंडिंग हो जाएगा। नाउ सिस्टम, सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। धीरे आ रही है बेटा? नो सर, सही है, सही है सर। सर सही आ रही है। देख लो बेटा, कहीं आपके यहाँ कुछ डिस्टरबेंस होगा बेटा। देखो सिस्टम्स आर ऑफ मेनली 3 टाइप्स, ओपन सिस्टम, नेक्स्ट क्लोज्ड सिस्टम, and third one is insulated system। insulated को ही एक और वर्ड यूज करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, देखो इसमें क्या होता है बेटा, अगर कोई सिस्टम लोगे तो उसमें 2 चीजों को मेन ध्यान देते हैं। एक क्या होता है बेटा, उसका मैटर यानी उसमें जो मटेरियल है, और दूसरा उसकी एनर्जी। ध्यान दो बेटा, सिस्टम में 2 मेन चीजों पर आप फोकस करोगे, एक उसमें मैटर क्या है यानी मटेरियल क्या है, और दूसरा उसकी एनर्जी। उसी आधार पर हम इन सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे। ओपन सिस्टम क्या होगा बेटा, द सिस्टम व्हिच एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर विद सराउंडिंग इज नोन एज ओपन सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो क्या करे बेटा, सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सकता हो, उसी को क्या बोलोगे, ओपन सिस्टम। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, मान लो कि 1 कप आप क्या किए हो, चाय ले लिए, 1 कप आप टी लिख दिए हो, 1 कप आप मिल्क है, 1 कप आपने इसमें मान लो कि अदर मटेरियल रखा हो, जो है मिल्क है, शुगर है, या अदर कोई मटेरियल, मान लो कि हॉट आयरन आपने रख दिया, यानी कोई भी मटेरियल XYZ रख दो, आपने पानी भर के रख दिया है सीधा सा, या सीधा इसको छोड़ो रखने का, ओपन नदी में पानी भरा हुआ है ना, या ओपन एल्कोहल आपने गिलास में बाहर रख दिया है खुला हुआ, पेट्रोल मान लो बाहर पड़ा हुआ है, कोई भी मटेरियल बाहर पड़ा हुआ हो, अगर ओपन सिस्टम में है तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी और मैटर को अगर सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर रहा है
तो दैट विल बी ओपन सिस्टम। जैसे आपने अगर चाय रखी है तो क्या करेगी, धीरे धीरे देखोगे कि एनर्जी भी लॉस करेगा, ठंडा होता जाएगा और उसमें से वाटर जो है या लिक्विड वेपराइज्ड भी होता जाएगा। तो कैसा सिस्टम हुआ, ओपन सिस्टम। रिवर में, पॉन्ड में, लेक में पानी भरा हुआ है तो पानी क्या है, आप जानते हो कि लगातार वेपराइज्ड भी होता रहता है, और अगर धूप है तो पानी गर्म हो जाता है, अगर मान लो ठंडी का मौसम है तो पानी ठंडा भी हो लेता है कि नहीं। तो लगातार क्या करता है, टेम्परेचर और यानी हीट और मैटर को लगातार एटमॉस्फेयर के साथ या सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपन सिस्टम हुआ। यानी एनीथिंग विच वन इज प्लेस्ड इन ओपन एयर विल बी द एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। कोई भी मटेरियल अगर ओपन में रखा हुआ है तो वो क्या होगा बेटा, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल होगा। अब समझे। दूसरा क्या है बेटा, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होगा, द सिस्टम विच एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर इज नोन एज क्लोज सिस्टम। ध्यान दो बेटा, द सिस्टम कौन है जी, थोड़ा बेटा घर से आवाज आए तो ऑफ कर लिया करो, माइक म्यूट कर लो, अगर घर वाले में बात करो तो म्यूट कर लो। ध्यान दो बेटा, क्लोज सिस्टम किसको कहोगे, द सिस्टम व्हिच एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग बट नॉट मैटर इज नोन एज क्लोज सिस्टम। जैसे इसी को क्या कर दो, मान लो कि आपने एक बंद कंटेनर, क्लोज कंटेनर में मान लो कि आपने मिल्क है, वाटर है, टी है, किसी चीज को ले लिया। अगर वो क्लोज कंटेनर है तो इसमें से क्या होगा, मैटर बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन ये एटमॉस्फेयर से हीट को या टेम्परेचर को क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा कि नहीं कर लेगा, बोलो। अगर जो Yes, है sir. किसी कंटेनर में Yes, मान sir. लो गिलास में चाय को रखो बंद करके, या मान लो कि दूध को गर्म करके रखते होगे, तो क्या होता है, दूध तो ठंडा हो ही जाता है, लेकिन उसमें से मैटर यानी कि दूध या उसमें पानी जो है वो बाहर नहीं निकलता है, यानी मैटर जो है एक्सचेंज नहीं होता है, जबकि एनर्जी या हीट जो है एटमॉस्फेयर के साथ एक्सचेंज हो जाती है, और इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। ओके। इसी तरह से इंसुलेटेड या आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, कि जो क्या करे बेटा, द सिस्टम व्हिच नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग इज नोन एज insulated system or isolated system. The system which neither exchange energy nor matter with surrounding is known as insulated or isolated system. Okay, ये कौन सा होगा बेटा, तो एक्चुअली तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें से एनर्जी और मैटर दोनों ही ना होता हो, लेकिन जनरल उसमें हमने मान लिया है या हम मानते हैं कि जो इंसुलेटेड कंटेनर में मटेरियल रखा है, जैसे मान लो कि आपने दूध को किसमें रख दिया बेटा, या चाय को थर्मस में, है कि नहीं, थर्मस फ्लास्क में रखे हो, तो थर्मस में रखते हो, मान लीजिए मिल्क है या टी है या कॉफी है, कुछ चीज रखे हो, तो ये क्या होता है, थर्मस में काफी समय तक या कुछ घंटों तक इसका ना तो टेम्परेचर चेंज होता है और ना ही मैटर एटमॉस्फेयर के साथ या सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इसका टेम्परेचर एक बार आपने गर्म करके रख दिया तो 2-3 महीने बाद, 2-3 दिन बाद देखो तब भी टेम्परेचर सेम रहे, नहीं रहता है, वो ठंडा हो जाता है कि नहीं, कि ऐसा हो सकता है थर्मस में रख दो आज और 2-3 दिन बाद देखो तब भी वो गर्म रहे, नहीं हो सकता है No, ना। sir. लेकिन No, sir. चूंकि ये कुछ समय तक बेटा रख लेता है, इसीलिए इसको हम जनरली या नॉर्मली क्या कहते हैं, इंसुलेटेड या आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं, यानी नो वन इज परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, तो फिर से एक बार देख लो बेटा, ओपन सिस्टम किसको कहोगे, जो मैटर और एनर्जी दोनों को एटमॉस्फेयर के साथ या सराउंडिंग के साथ शेयर करता हो, एक्सचेंज करता हो, ओपन सिस्टम। जैसे कोई भी मटेरियल ओपन में रखे हो, जैसे
नदियों में पानी भरा हुआ है, या कोई भी मटेरियल बाहर रखा हुआ है, आपने सब्जी बना के रखा है, दाल को रखा हो, कोई चीज रखा हो, है ना, वो भी क्या है, ओपन सिस्टम में आता है। इसी तरह से क्लोज सिस्टम केवल हीट को एक्सचेंज करेगा, लेकिन मैटर को एक्सचेंज नहीं करता है। तो कोई भी मटेरियल अगर क्लोज कंटेनर में रखा है तो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। और तीसरा इंसुलेटेड या आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, जो ना तो मैटर को एक्सचेंज करेंगे ना तो एनर्जी को एक्सचेंज करे। और ये क्या होगा कि थर्मस फ्लास्क या इंसुलेटेड कंटेनर में कोई मटेरियल अगर रखा है तो उसको हम आइसोलेटेड या इंसुलेटेड सिस्टम बोलते हैं। बट नो वन इज परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर? कोई दिक्कत? इतना समझ में No, बेटा? sir. नो सर। Yes, Now- sir. नेक्स्ट sir. नेक्स्ट है बेटा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एकदम समझते हुए पढ़ो, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो पूछते रहो, बहुत इजी है। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मीन्स होता है लार्ज, जैसे मैक्रोस्कोपिक और क्या हो गया माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल और मैक्रो मीन्स लार्ज। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। चूंकि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं, सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सिस्टम वर्ड यहाँ यूज कर लेंगे। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी किसको कहोगे बेटा, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम विच आर ऑब्टेन्ड बाय द बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर। बल्क बिहेवियर माने लार्ज अमाउंट से जिसको हम स्टडी करते हो, उसके स्मॉल अमाउंट से स्टडी नहीं कर पाते हो, उसी को क्या बोलोगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। वंस अगेन, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम which are obtained by the bulk behavior of matter, that is large amount of matter, is known as macroscopic properties। जैसे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में कैसे निकालोगे बेटा, जैसे बेटा वहां पर आपको निकालना हो कि वॉल्यूम उसका कितना है, तो अकेले पार्टिकल से वॉल्यूम नहीं निकलेगा, लार्ज अमाउंट से वॉल्यूम निकलेगा ना। वाटर का वॉल्यूम कितना है, मान लो कि 1 लीटर है, तो 1 लीटर में एक ही वाटर मॉलिक्यूल तो है नहीं, उसमें लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है कि नहीं, ये समझ रहे हो? बोलो। यस सर। अकेले से तो निकलेगा। इसी तरह से इसका जो है विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी मान लो नहीं पढ़े हो तो इसको छोड़ देते हैं, जो आप जानते हो उसकी बात करते हैं। मास है, मास क्या होगा, अकेले से निकलेगा, मास तो लार्ज अमाउंट रहेगा तभी तो उसका आएगा कितना मास है कि नहीं? तो ये सब क्या होंगे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, व्हिच डिपेंड ऑन वेरी स्मॉल अमाउंट या पार्टिकल के बिहेवियर, उसके एटम और मॉलिक्यूल पर जो डिपेंड करता हो। जैसे CO2 में कैसा बॉन्ड है, CO2 में नेचर ऑफ बॉन्ड निकालना हो तो CO2 हमको लार्ज अमाउंट नहीं चाहिए, हमको 1 मॉलिक्यूल CO2 का केवल चाहिए, हमको उसमें बॉन्ड निकालना हो, हमको उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, हमको उसका बॉन्ड एंगल निकालना हो, तो ये सब चीजें क्या होंगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें लार्ज अमाउंट का काम नहीं है, वेरी स्मॉल अमाउंट में हो, एक ही मॉलिक्यूल हो, तब भी हम इसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं, है कि नहीं? फिलहाल इसमें माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से ही मतलब है बेटा। तो क्या हो जाएगा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर। अब शेख सानी, बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ओके, इसमें वॉल्यूम है, प्रेशर है, डेंसिटी होता है बेटा, विस्कोसिटी होती है, इसके अलावा हीट कैपेसिटी होती है। हीट कैपेसिटी क्या होती है आगे आपको पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में है। ये सभी कैसे होंगे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। वन इज
extensive properties and intensive properties. ध्यान दो बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव मीन्स होता है कि जो अमाउंट या साइज पर डिपेंड करे, यानी द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम या द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम which depend on the amount or size of material या matter is known as extensive properties. ध्यान दो बेटा, ऐसी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर, जो उसकी साइज पर डिपेंड करता हो, that one is called as extensive property like mass. ध्यान दो बेटा, जितना मटेरियल अधिक होगा उतना ही मास उसका अधिक होगा कि नहीं होगा? बोलो। Yes, समझ sir, रहा होगा। है? हमने कहा अमाउंट या साइज पर डिपेंड कर रहा है। ऐसी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो अमाउंट या साइज पर डिपेंड करेगा, तो जितना उसकी अमाउंट लोगे उतना ही उसका मास बढ़ता जाएगा। इसी तरह से वॉल्यूम, जितना उसका मास लेंगे उतने उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। इसी तरह से फोर्स, जितना हम मटेरियल लेंगे उतना ही उसका फोर्स बढ़ता जाएगा। इसी तरह से Yes, sir. अब है बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अमाउंट और साइज ऑफ मैटर इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होगी जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक ना? जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगी। अमाउंट पर डिपेंड करने का, साइज पर डिपेंड करने का मतलब है कि मटेरियल की अगर हम अमाउंट चेंज कर दें तो वो वैल्यू चेंज होनी चाहिए, ठीक? जैसे देखो, जैसे यहां मोल, या इसी को कह दो मोलर मास। तो मोलर मास क्या है? मोलर वैल्यू फिक्स होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होगा? 44 ग्राम। ध्यान दो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या है? 44 ग्राम होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 है। होगा। वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है। तो वाटर चाहे 1 किलो ले लो, चाहे 5 किलो ले लो, चाहे 2 क्विंटल भर ले लो, क्या वाटर का मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा? No, sir. No, sir. कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मास से या अमाउंट से इंडिपेंडेंट हुआ? बोलो, है कि नहीं? इसी तरह से वॉल्यूम यहां लिखे हो, लेकिन अगर हम मोलर वॉल्यूम कह दें, मोलर वॉल्यूम मीन्स पढ़े हो ना, मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। 4। तो किसी मटेरियल के दिख नहीं रहा होगा बेटा, 1 मिनट, सॉरी। वैसे ही आप पढ़े भी हो, अगर 1 मोल कोई मॉलिक्यूल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। 2.4। तो चाहे वो 10 मोल हो, चाहे 20 मोल हो, चाहे 1 kg हो, क्या उसका मोलर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा मास चेंज करने से? नहीं चेंज होगा। No, sir. यानी जो मोलर क्वांटिटी है बेटा, मोलर क्वांटिटी, जैसे मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर वॉल्यूम है, ये सभी क्या हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, इनमें चेंज नहीं आता है। इसके अलावा और आपको बताएं, प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर में पढ़े होगे P = F/A, याद है ना? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर हम पर यूनिट एरिया में ही कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर भी क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। मॉलिक्यूल का या मटेरियल का मास बढ़ने से, क्वांटिटी बढ़ने से, अमाउंट बढ़ने